हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू ई एकेडमी। एंड हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड बट मैंने आपसे एक याद है पिछली वीडियो निकली थी हमारी क्वेश्चंस की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था, उसका आप लोगों ने कई लोगों ने आंसर किया। दैट्स रियली ग्रेट एंड आंसर आप लोगों का करेक्ट है। यस, एलपीजी में ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों होता है, और भी कुछ आपके एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं, बट हाँ मेन यही दोनों होता है। तो आप कई लोगों ने आंसर सही किया हुआ है एंड मैंने साथ के साथ उसमें रिप्लाई भी किया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं बीच बीच में से, राइट। तो जब आप पढ़ो कोई टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से कि मतलब उसमें आपका कहीं से अगर कोई क्वेश्चन बन पा रहा हो तो आप थोड़ा उस एंगल से भी सोचो कि हाँ हमें इस टॉपिक को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। एलपीजी आया तो इसकी क्या फुल फॉर्म है ना, उसमें किस किस चीज़ से वो बना है, कौन सी गैस है, कंपाउंड है, जो भी। तो अच्छा कि आप लोगों ने आंसर करेक्ट किया। इसी तरह से अगर आप लोग ट्राई करते रहोगे तो डेफिनेटली जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, वो लोग डेफिनेटली पेपर क्लियर कर पाएंगे, राइट। सो ओके, अब जो हम चैप्टर कर रहे थे उसी में कुछ और आगे क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हो सकता है कुछ आपको यहाँ पे भी जो आपकी रिएक्शन है वो उसमें नया कंपाउंड आएगा, ठीक है। और नया कंपाउंड आएगा, साथ में कुछ नया थोड़ा सा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपने देखा होगा क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली मोटिव यही है कि मैं जो चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है ना उसको सब कवर अप कर दूँ, बेसिक से लेके एडवांस्ड सारा। एक बार ये चैप्टर कवर हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर एसिड बेस वाला, उसके भी इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया हुआ है, आपस में रिएक्ट करवाया हुआ है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, मतलब आपको रिएक्शन लिखनी है जो इस स्टेटमेंट दी हुई है इसके रिगार्डिंग। चलो लिखते हैं। ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बहुत बार कर चुके हो, बेरियम Ba, ठीक है, क्लोराइड Cl, दोनों की वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो क्लोरीन की 1 है, बेरियम की 2, सो फॉर्मूला बन गया BaCl2। BaCl2 प्लस सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम तो चलो आप लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं अलग से। सोडियम तो आपको पता है, सल्फाइड देखो होता है SO3, ठीक है। तो इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो यानी यहाँ 2 यहाँ 1, क्या जाएगा Na2SO3। इसका फॉर्मूला याद रखना। सोडियम सल्फेट का क्या होता था? Na2SO4, ऐसे ही इसका है Na2SO3, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला कई बार ऐसा होता है एग्जाम में भूल जाता है, नया कोई आपका एनायन है तो चार्ज ही नहीं याद रहा उसके ऊपर कितना होता है। सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड सॉल्ट, तो अलग अलग तरह से हैं जितने। अब ये जहां जहां मैं आपको एक सजेशन दूंगी, देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए ना, इतने सारे सॉल्ट्स बनाए हैं इस तरह से रिएक्शन में। अगर इस पे आप लोग मास्टरी करना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो एक, है ना। नोट्स कैसे? कि आपके जो इस तरह के एनायंस आ रहे हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, सल्फाइड, है ना, इस तरह से, तो इनको सबको एक जगह लिख लो इनको। और जो आपके सॉल्ट्स हैं, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये तो इस तरह से पूरी आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। आप उसको, क्योंकि आप लोगों के लिए चीज़ें नई है ना, आप लोगों ने स्टार्टिंग से अभी इतने सारे कंपाउंड्स नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों के लिए चीज़ नहीं है। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो कभी भूलेगा नहीं, और वो आगे के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जितनी वीडियोस जहाँ जहाँ आपने सब कुछ पढ़ रखा है उसको एक ही जगह लिखते जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट गो थ्रू किया करना, एक बार ही पूरा पढ़ लिया करोगे रेगुलरली पढ़ने से क्या होगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सोचो कि एक जगह बैठ के सिर्फ रट्टा मारे जाओ, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूलाज, एटॉमिक नंबर्स, इस तरह की चीज़ें रेगुलर धीरे धीरे करके याद होती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका, हाँ इसमें मैं एक सजेशन और दूंगी कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसे भी थोड़ा याद कर लो, धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना उसके केमिस्ट्री नहीं की जा सकती, है ना। अब बेरियम है, बेरियम का अगर आपको सिंबल ही नहीं पता, बेरियम, ठीक है, अच्छा सपोज करो स्ट्रॉन्शियम बोल दिया मैंने, वैसे तो स्ट्रॉन्शियम इतना नहीं आएगा बट बोल दिया तो, या कहीं कंपाउंड आ गया तो सीजियम का एक बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से जितना मैक्सिमम हो सके कवर अप कर सको उतना करना चाहिए, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बन गया था? Na2SO3,
ये आपस में रिएक्ट कर रहा है एंड क्या बना रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट्स। अब वाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, BaSO3 प्लस 2NaCl। अब चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस है। ये मुझे एक्चुअली 2NaCl दिख ही रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया। 2 सोडियम 2 क्लोराइड, बाकी वही है स्टेबल है ना, सॉरी बैलेंस। तो रिएक्शन लिख दी हमने, बैलेंस भी है हमारी। सो ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, जब आप एग्जाम में लिखो, जिनको सब्जेक्टिव पेपर देना है उनको इसके नीचे नाम भी लिखना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव जब पेपर देना है उसके नीचे नाम भी लिखना चाहिए, प्रॉपर नेमिंग जो होती है, हम फिर कहते हैं कि हाँ कंप्लीट रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, ये चीज़ होती है। और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड पार्ट है व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि ये आपकी प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे किसके, बेरियम सल्फाइड के। वो जो व्हाइट कलर आ रहा है ना, इसके कारण आता है। अच्छा, किसी किसी रिएक्शन में ना ऐसे एरो दिया होता है और किसी किसी में एरो ऊपर की तरफ होता है। तो ये नीचे की तरफ जो एरो होता है उसका मतलब क्या होता है कि इसके PPTs बने हैं, और जो ऊपर की तरफ एरो होता है उसका मतलब कि वो गैसियस स्टेट में बनी है, गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। इस तरह का अगर कभी एरो लिखा होता है उसका मतलब गैसियस स्टेट में वो चीज़ बनी और वो जो भी गैस बनी वो इवॉल्व हो गई, ठीक है, उड़ गई। ओके, उसके बाद प्रेसिपिटेट्स हो गए। तो ये जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो एक नाम हुआ, एक टाइप हुई रिएक्शन की। वो पूछ रहा है कि क्या कोई और अदर नेम या कोई दूसरा नाम हम इस रिएक्शन के लिए दे सकते हैं। तो आपको पता है, आपने देखो डिस्प्लेसमेंट कराई है, वो भी कैसी, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। दोनों जगह आपके कैटायंस आयंस इंटरचेंज हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, यस, दूसरा नाम हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। इस पे तो मुझे लगता है आपकी मास्टरी होगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, इतनी बार हमने कर रखी है सारी चीजें कि अब तो भूलनी नहीं चाहिए। आगे, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि इसके लिए नहीं कह रहा, ये जो आपका ये बना ना उसके लिए। क्यों, क्योंकि आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर। इसका मतलब ये जो बना ये रिएक्शन मिक्सचर है। सपोज करो उसका, इसमें जो क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा कि किसके साथ किसकी रिएक्शन हुई, लेकिन क्या दे रखा है, ऑन एडिंग, ऐड करना है डाइल्यूट HCl टू द रिएक्शन मिक्सचर। कोई आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जा रहे हैं। तो आपको पता है अभी अभी हमने ऊपर जो रिएक्शन लिखी उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे, ठीक है। सपोज करो हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड डाला, ठीक है। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो आपको नजर आएंगे, ठीक है, और NaCl बनेगा। लेकिन उसी बीकर में अगर आप डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो वो व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स थे वो चले जाएंगे। ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि आपने उसी जगह पे उसी रिएक्शन मिक्सचर में क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट HCl, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो गए। तो डाइल्यूट HCl की किसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो रहे हैं तो साथ में प्रेसिपिटेट आपको लिखनी पड़ेगी रिएक्शन। क्या करेंगे हम, देखो BaSO3, इसकी रिएक्शन हमें करानी है HCl के साथ, ये है आपका डाइल्यूट। अब देखो जरा यहाँ से क्या कोई आपका कंपाउंड बन सकता है, कोई नया चीज, यस, BaCl बन सकता है ना। बेरियम और क्लोरीन को लेके क्या बन जाएगा, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस SO2, ठीक है, ये साथ में बनेगा। तो बैलेंस कर लो एक बारी, बेरियम तो दोनों साइड एक ही है, Cl2 तो यहाँ हम ट्वाइस कर देते हैं, और H2, यस, H2O, एक ऑक्सीजन, SO2, ठीक है, हो गए बैलेंस। तो अब रिएक्शन, अब ये हो सकता था आपको रिएक्शन ना समझ में आती कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज होना जरूरी है। ये जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, पानी में घुल जाता है। पानी में जो चीज़ घुल जाएगी इसका मतलब प्रेसिपिटेट्स तो नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स कब बनते हैं, जब कोई चीज़ उस सॉल्वेंट में घुलती नहीं है। जैसे अगर पानी की बात करें, पानी में वो जो आपका कंपाउंड बना अगर वो नहीं घुल रहा, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। वो आप बीकर में आपको जो भी चीज़ है वो कलर्ड नीचे बैठी हुई नजर आएगी, ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन अगर वो घुल जाएगी तो सेटल डाउन थोड़ी होगी, वो तो आपका पूरा एक क्लियर सॉल्यूशन होगा। मतलब उसमें जो चीज़ घुली हुई है तो आपका एक जैसा उसमें
कलर आएगा, कलर आएगा, या आप ये कह सकते हो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, नीचे कोई चीज़ बैठी हुई नहीं होगी, प्रेसिपिटेट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है, बेरियम क्लोराइड आपका सॉल्युबल होता है वाटर में, आपको लिखना पड़ेगा बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर। ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड बना और वो पानी में घुल जाता है, इसलिए आपके प्रेसिपिटेट्स जो है डिसअपियर हो गए, SO2 आपकी गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर? सो आई होप आपको नया चीज़ सीखने को मिला होगा। ये फॉर्मूला ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये भी और ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट्स फॉर फॉलोइंग गैसेस। ये क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट है, अब तक ऐसा एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया है ना। देखिए, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो उसमें आपने कभी ध्यान दिया हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉक्सेस बने होते हैं साइड में कहीं ना कहीं, है ना, एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस, उसमें ऐसी चीज़ें बहुत बार दी होती हैं कि मैच स्टिक जलाई तो कुछ हो गया, है ना, कैंडल जलाई तो कुछ हो गया। वो जो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं उसमें हिडन होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या। एनसीईआरटी देखो कंप्लीट अपने आप में एक बुक है, ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि एनसीईआरटी जितना, चाहे चैप्टर आपका छोटा सा भी दिया हो, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ में से क्वेश्चन निकाल के समझ सको। ठीक है, उसके बाद कोई भी बुक में से आप प्रैक्टिस करते हो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी कवर अप होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बुक्स का सहारा लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो एनसीईआरटी दी तो ब्रीफ में है, ब्रीफ में मतलब बहुत शॉर्ट में, लेकिन सारी चीज़ एक्सप्लेन करती है वो। उसमें से वो नॉलेज एक होता है ना कि सारा मटेरियल तो दिया है, उस मटेरियल को गेन कर पाना, अपने अंदर सारी चीज़ें उतार पाना, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, वो मुश्किल होता है। उसके लिए एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ती है या एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए चलो मैं मानती हूँ, प्रैक्टिस के लिए अलग बुक्स फॉलो करनी पड़ती है, राइट, बट एक्चुअल में एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हिडन होते हैं जो हमें खुद ही पता लगाने पड़ते हैं। तो ये भी एक तरह से उन्हीं में से क्वेश्चन है। और अगर एग्जाम में MCQ इसके रिगार्डिंग आए, ठीक है, 4 ऑप्शंस दी होंगी आपको उसमें से ढूंढना होगा। अब ढूंढने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, गैसेस का रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखो पूछा क्या इस क्वेश्चन में, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर दीज फॉलोइंग गैसेस, है ना, फॉर द फॉलोइंग गैसेस। यानी आपको टेस्ट का मतलब क्या है, कुछ ऐसा आप बताओ कि पता लग जाए कि यही वाली गैस है। ठीक, शुरुआत करते हैं किससे, CO2 से। ये मुझे लगता है आप शायद एक ये और एक H2 ये कर पाओगे, आई थिंक, क्योंकि ये हमने बीच में भी चैप्टर के बीच में किया हुआ है। सो आई होप कि ये आप कर पाओगे। CO2 के लिए देखो क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की, याद आया कुछ लाइम वाटर मिल्की से? ये हमने रिएक्शन बार बार की है, चैप्टर के बीच में भी, एसिड बेस सॉल्ट में भी ये रिएक्शन आई, उसके बाद बैलेंसिंग बहुत बार की है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर आप CO2 गैस पास करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर। ये होता है आपका लाइम वाटर, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, और क्या बोलते हो, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम मतलब फॉर्मूले की बात है कि अगर आप ये कहो कि फॉर्मूला ये रहेगा, पानी में घोल दोगे तो वैसे बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लाइम वाटर कह देते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें से जब आप वो CO2 गैस पास करोगे तो वो जो आपका सॉल्यूशन, जो भी लाइम वाटर था, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, दूध जैसा दिखने लगेगा। क्यों? इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, प्लस में वाटर बन जाएगा। तो टेस्ट से पता लग जाएगा ना कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, ये रिएक्शन आप बहुत बार कर चुके हो। इसी तरह की रिएक्शंस बाकी तीनों केसेस में भी है। हाइड्रोजन भी मैं कर लेती हूँ, हाइड्रोजन आपने हो सकता है हाइड्रोजन की टेस्टिंग पढ़ रखी हो। मैचस्टिक पॉपिंग साउंड, कुछ ध्यान आया? हमने एक डायग्राम किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस बन रही थी, नीचे एक कंटेनर सा लिया था, उसमें से याद है इस तरह से पाइप एक जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे मैचस्टिक थी, उसको जलाया तो पॉपिंग साउंड आई। ठीक है, यहाँ से बीकर में से, बीकर या कंटेनर जो लिया हुआ था उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, बुलबुले ऊपर जाएंगे। जिसने वीडियो देखी होगी ना उसको याद आ गया होगा। अब तक जिसने नहीं देखी वो जाके पहले वीडियो देखो। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन गैस कैसे पता लगेगी? जहां से भी आपकी जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, टेस्ट ट्यूब में या किसी जिसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, उसके पास मैच स्टिक लेके जाओ। ठीक है, मैच स्टिक जलेगी, माचिस लेके जाओ, माचिस आपकी जलेगी और जलने के साथ साथ वो पॉपिंग साउंड देगी। ठीक है, अचानक से बहुत तेज से जलेगी, उसको कहते हैं एक्सप्लोसिवली। अचानक से बहुत तेज से जलेगी और पॉपिंग साउंड आएगी। ठीक है, पॉप करके अचानक से, जैसे होता है ना कोई चीज़ फूटे, पॉपकॉर्न जैसे होता है, ऐसे फूटने की आवाज़ आएगी। तो हम
उससे पता लगा लेंगे कि हमारी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए क्या कहेंगे, बी, इसको सॉरी मैंने बी लिख दिया, डी लिखना चाहिए। फॉर H2 शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, मैच स्टिक टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट की बजाय ऐसे लिख लो, मैच स्टिक विल बर्न एक्सप्लोसिवली विद अ पॉपिंग साउंड। पॉप करके आवाज आएगी, फूटने की कोई चीज। ठीक है, क्लियर हो गया दो आपको। अच्छा, ऑक्सीजन भी मुझे लगता है शायद पता लगा लो। देखो कोई कैंडल जल रही है, ठीक है, और जहां से ऑक्सीजन सपोज करो ज्यादा अमाउंट में निकल रही है, कोई रिएक्शन करवाई आपने, उसमें से टेस्ट ट्यूब में से ऑक्सीजन उसमें बनी, ठीक है, प्रोडक्ट के में आपकी ऑक्सीजन बनी, तो टेस्ट ट्यूब में से जाहिर सी बात है वो गैस से निकलेगी। वहां पे अगर आप जली हुई कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल की फ्लेम अचानक से बढ़ जाएगी। फ्लेम कैंडल की क्यों बढ़ी, आपको पता है ऑक्सीजन कैसी गैस है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कहना चाहिए कंबशन, यानी कि आपका जो बर्निंग होती है। अगर एक एक्सपेरिमेंट और सबने किया होगा कि सपोज कैंडल जल रही है, उसको हमने एक कांच का जार लिया या कांच का कोई वो कह सकते हैं बॉटल जैसी ली, ठीक है, उससे ढक दिया। उससे ढक देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगी, कैंडल तो जल रही थी, उतने से एरिया में ऑक्सीजन अंदर नहीं रह जाएगी, वो कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। ये आपने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, आई थिंक 8th 9th में कहीं ना कहीं एक्टिविटी के फॉर्म में ही एनसीईआरटी में दिया होता है। तो था तो ये बेसिक सा, बट अगर जिसको ध्यान रहेगा वो इसका यूज कर लेगा। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या कहेंगे, बर्निंग अ कैंडल नियर ऑक्सीजन, फ्लेम इंक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, फ्लेम विल इंक्रीज if burning candle is brought near oxygen, ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारी क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्ट करती है ये जलने वाली उस चीज को। ठीक है, कंबशन का मतलब यही होता है। फाइन, ये 3 हो गई। अब रह गया SO2। SO2 वाली रिएक्शन ना आपने कभी नहीं पढ़ी होगी अब तक। वो एक एंटायरली डिफरेंट रिएक्शन है, उसका कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट है, वो पूरी नई रिएक्शन है, उसको ध्यान से समझना। इनको तीनों को मैं रब कर दे रही हूँ, फिर SO2 वाली रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन भी थोड़ी लंबी सी है। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली इसीलिए पिक किया क्योंकि ये आपके लिए कंप्लीटली नई चीज है। ठीक है, अच्छा, अब ये रह गया था ना SO2। देखो SO2 गैस, अगर आप, पहले मैं आपको चीज बता देती हूँ क्या क्या है कंपाउंड्स। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, पोटेशियम K2Cr2O7। ठीक है, कैसे बना ये, KCr2O7, ये 2 नेगेटिव, तो इसका चार्ज 2, इसका 1। पोटेशियम के लिए K लिखा, ये तो आपको पता था। डाइक्रोमेट, क्रोमेट का मतलब कौन सा एलिमेंट आ गया, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम अगर आप देखोगे 24 एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का। ठीक, और होपफुली जिन लोगों ने 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर रखा है उनको समझ में आ गया होगा। तो क्रोमियम का आपका ये एनायन है डाइक्रोमेट, डाई मतलब 2 क्रोमियम ना, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्या है इसका चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया फॉर्मूला, K2Cr2O7। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, और चलो दूसरा फॉर्मूला बाद में बताऊंगी जो प्रोडक्ट में बनेगा। तो एसिडिफाइड का मतलब क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाना है एसिड में ही। जो आप सॉल्यूशन बनाते हो ना किसी चीज का, हमेशा जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद सॉल्यूशन सिर्फ पानी में बनाते हैं, कंपाउंड लिया पानी में घोल दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। एसिड भी तो एक तरह का आपका लिक्विड है ना, उसमें भी आप कोई चीज डालोगे तो घुलेगा। ठीक है, तो एसिडिफाइड का मतलब क्या है कि आपने ये जो कंपाउंड है इसका सॉल्यूशन ही एसिड में बनाया। ठीक है, ये होता है ऑरेंज कलर का। ठीक,
ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट ही ऑरेंज कलर का होता है। वो ऑरेंज कलर का आपने जो सॉलिड है उसको लिया, किसी बीकर में सपोज करो, उसमें एसिड डाल दिया, ठीक है। एसिड कौन सा? H2SO4। अब यहाँ से जो यूजुअली एसिडिफाइड वगैरह चीज लिखी होती है ना, मैक्सिमम जगह सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या बाकी नहीं होता है। और नाइट्रिक एसिड तो सबसे कम यूज होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो वो सबसे कम यूज होता है। यूजुअली HCl या H2SO4 होता है मैक्सिमम रिएक्शंस में, और एसिडिफाइड वाली चीज़ जहाँ भी इस तरह से लिखी होती है वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में H2SO4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, इसमें से आपने SO2 गैस पास करा दी। पहले कौन सा कलर था? ऑरेंज कलर। SO2 गैस पास कराने के बाद जो नया कलर आ जाएगा वो आ जाता है ग्रीन कलर। तो कलर चेंज हो गया, हमें कलर चेंज देखते ही पता लग जाएगा कि SO2 गैस थी। ये तो थी इसकी थ्योरी। अब बात आती है इसकी रिएक्शन की कि आखिर हुआ क्या, कि क्यों ग्रीन कलर आया। देखो K2Cr2O7 लिखा, एसिडिफाइड बोल रही हूं तो क्या आ जाएगा? H2SO4। इसकी रिएक्शन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टफ तो नहीं कहूंगी बट हाँ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया ऑरेंज कलर वाला, एसिड हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसमें एसिड डाल रखा है, ठीक। प्लस में क्या डालेंगे? SO2 डालेंगे, तो क्या मतलब SO2 गैस उसमें से हम पास करा रहे हैं। क्या बन जाएगा? Cr2SO4 थ्राइस। नई चीज बनी ना एक कंप्लीटली, ठीक है। Cr2SO4 थ्राइस और K2SO4 प्लस वाटर। अब हमें करना है इसको बैलेंस। दो पोटेशियम उधर भी है, चलो डाइक्रोमेट इधर। अब डाइक्रोमेट देखो उधर तो है नहीं, तो इसका मतलब क्रोमियम ऑक्सीजन सब कुछ अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सल्फेट क्या हम देख सकते हैं? वो भी नहीं देख सकते। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे SO4 है, यहाँ SO2 है या SO4 है, तो नहीं कर पाओगे आप, है ना। अदरवाइज सारी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। तो सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, यहाँ पे क्रोमियम अलग, सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, K2 तो हमने कर लिया, अब करते हैं पहले सल्फर। चलो सल्फर यहाँ आया 1 2, लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2, यहाँ पे 3 हो गया ना, 3 + 4 है और यहाँ पे 2 ही था, तो हम क्या कर देते हैं इसको, अगर मैं कर दूं 3, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, +3SO2 थ्राइस कर दिया मैंने। अब हो गया टोटल सल्फर इस साइड भी 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, ठीक है। सल्फर बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब अगला क्या पिक करते हैं हम? क्रोमियम Cr2 इधर भी है, Cr2 इधर भी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन रह गया अब और हाइड्रोजन रह गया, तो पहले ऑक्सीजन कर लें, हाइड्रोजन उसके बाद कर लेंगे। ऑक्सीजन ये रहा 7 + 4 11 और 3 2 6, 11 और 6 कितना हो गया? 17। तो चेक करना पड़ेगा क्या इधर है 17 या नहीं। 4 3 12, 12 + 4 16, 17। यस, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। और हाइड्रोजन रह गया बस 2H इधर है, 2H इधर है, सो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कि आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हो, SO2 गैस आपने पास करी, ये नया कंपाउंड बना जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है। बाकी K2SO4 एक नया सॉल्ट, ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे Na2SO4 वैसे ही K2SO4 और वाटर। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? देखो आपको पता है क्रोमियम सल्फेट का तो आपको पता है 2 है, ठीक है। क्रोमियम का आपको नहीं पता, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मूला है Cr2SO4 थ्राइस, तो ये आपको थोड़ा सा एक नया चीज़ है जो याद करनी पड़ेगी, ठीक। बाकी आपका जो कलर चेंज है, कलर चेंज से हमें साथ के साथ क्या पता लग जाएगा कि SO2 गैस प्रेजेंट थी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल इस क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और ऐसा ही नया क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट, ठीक है, इन बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। X कोई है जो हमें खुद पता लगाना है कि कौन सी गैस है। तो पहले तो लिखना है उसकी रिएक्शन, उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन है। अगर रिएक्शन आ जाएगी तो बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। चलो लिखते हैं।
ब्लू कलर्ड आपका पाउडर है किसका, कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर नाइट्रेट का पहले भी फॉर्मूला लिख चुके हो ना, कॉपर NO3 ट्वाइस। क्यों NaNO3, सोडियम नाइट्रेट भी लिखा हुआ है ना, KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 का चार्ज 1 यानी कि उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर का 2 है, सो फॉर्मूला हो गया कॉपर नाइट्रेट। ओके, ऑन हीटिंग एरो के ऊपर हमने लिख दिया हीट, ठीक। और ये अगर नहीं भी पता लगे ना, वो देखो ऊपर लिख रखा है क्वेश्चन में कॉपर 2 नाइट्रेट, तो कॉपर 2 नाइट्रेट मतलब उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या उसका जो चार्ज है वो बताया जा रहा है 2 वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। ओके, इन बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे भी कलर उसका दे रखा है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, CuO, दोनों का 2 आपका चार्ज होगा, वैलेंसी होगी तो कैंसिल आउट होके CuO। कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस कोई गैस है X जो आपको पता लगानी है। यहां से देख के पता लगा सकते हो कौन सी और गैस बन सकती है, नाइट्रोजन की कोई गैस होगी, ठीक है। और उसको अगर आप बैलेंस कर दोगे, ब्राउन कलर की गैस याद रखो NO2 होती है, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये तो आप सोचोगे कट क्यों कर रखा है। NO2 ब्राउन कलर की होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वैसे भी याद रखना ये ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। ओके, और बैलेंस है पहले ये भी चेक कर लो, कॉपर सिंगल है, ओके। नाइट्रेट यहाँ 2 है वहाँ 1 ही है, तो यानी कि हमें कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। और उसके अलावा ऑक्सीजन वहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ तो 6 है, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। 6 है तो मतलब इसको मैं अगर सपोज करो ट्वाइस कर देती हूँ, यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 2 कॉपर हो गए और नाइट्रेट हो गया 4, तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा 4। अब चेक करते हैं, कॉपर हो गए बराबर और नाइट्रोजन 2 2 जा, इसका 2 था ना, 2 2 जा 4, कंप्लीट आपके 4 नाइट्रोजन हो गए, इधर भी हो गए। उसके अलावा सिर्फ ऑक्सीजन रह गया, तो चेक करना है ऑक्सीजन, जरा चेक करो यहाँ पे, इसी साइड करो पहले। 3 2 जा 6 हुआ ना, 6 2 जा 12, तो 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 + 2 4 और 8 4 12, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमने बैलेंस रिएक्शन लिख ली, आइडेंटिफाई X क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ब्राउन गैस जो थी आपकी NO2 गैस थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी क्या है, अगर ध्यान से देखो कोई कंपाउंड आपका टूट के कुछ छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें भी कौन सी हीट यूज हो रही है, तो मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर तो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर मतलब आपको खुद से आंसर लिखना है, तब तो पूरा लिखना पड़ेगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन खुद से ही। और अगर सपोज करो आपके ऑप्शंस वाला पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो वहाँ ऑप्शन दी होगी, डीकम्पोजिशन दी है कि थर्मल डीकम्पोजिशन, जो भी जिस फॉर्म में दी होगी वो आपने टिक कर लेनी है, ओके। चलो अब अगला, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। ये थोड़ा जानने वाली चीज है, pH रेंज क्या होगी। pH रेंज से हमें क्या पता लगेगा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि एसिडिक बेसिक वाली चीज, ठीक है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। ये जो गैस X है, इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उसकी pH रेंज क्या होगी। अब नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ये याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो pH कैसा होगा, <1। मेंशन कर देती हूं मैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो इस साइड लिख दे रही हूं, pH हमारा क्या होगा, <7। क्लियर है, <7, 7 से कम होगा ना, 7 आपका न्यूट्रल पे होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से निकल के आया, एसिडिक एसिड बेस वाला, pH वाला, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन तो कनेक्ट होता है या को रिलेट करते हैं हम अगले वाले चैप्टर से, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा सिलेबस अपना, पूरे टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर तरह से, कि किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर सको, ठीक है। pH वाली चीज़ आ गई। अच्छा, नॉन मेटल का आपका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, याद रखना, ये नॉन मेटल है नाइट्रोजन, उसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है। सपोज करो कोई एग्जाम्पल लो जरा, Na2O मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर,
ठीक है। और एल्यूमिनियम आपका उसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर। ये आपने थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे 10th 11th आगे आगे, ठीक है। सो डोंट वरी, बट जितना मैक्सिमम हो सकता है कि क्वेश्चंस वो हर तरह से मैं आपका जो लेवल इंक्रीज करते जा रही हूँ। बहुत से क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल के लिए हैं एंड इसीलिए सॉल्व करवाए हैं कि आपको जितने भी कह सकते हैं कि थोड़े अगर एग्जाम्स ऐसे हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ना मेन चीज़ क्या होती है, हम तैयारी थोड़ी हाई लेवल की करते हैं तब जाके हम थोड़ा नीचे स्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर भी करना है और जो रैंक है वो भी अच्छी लानी चाहिए, है ना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अगर मुझे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिले तो कुछ और अगर नए कहीं से मिले एक्स्ट्रा तो ठीक है, मतलब जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो बट हाँ 10th के लेवल तक का हो तो वो करेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे पहले एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर आगे फर्दर धीरे धीरे करके बाकी आपकी हायर बुक्स जो है उसके रिगार्डिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं और जो नहीं भी पसंद करते वो लोग भी, दोनों लोग प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए बिना बेल आइकन प्रेस किए बात नहीं बनेगी, है ना। बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मेरी वीडियो का पता नहीं चलेगा, और मेरी वीडियो का पता नहीं चलेगा, देखोगे नहीं, लाइव सेशन के बारे में नहीं पता लगेगा, कुछ तो मिस हो सकता है आपसे, है ना। जब भी मैं लाइव इंटरेक्टिव सेशन करती हूँ तो वो भी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।